हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी आज फिर उसी सेशन के साथ जुड़ चुके हैं जिसको कि हम लोग सुपर 25 क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। सुपर 25 के नाम से जानते हैं। यह आपके ग्रुप डी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में होता है। और ये आज लगातार हम लोग 21 दिन से जुड़े हैं। यह 21 नंबर सेट है। यह 21 नंबर सेट है जो सुपर 25 के नाम से जाना जाता है। और हर रोज़ रात्रि सोमवार से लेकर हम लोग शनिवार तक रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं, जिसमें कि साइंस के एमसीक्यू सेशंस के रूप में करते हैं। और सुबह में हम लोग जुड़ते हैं हर रोज़, यानी कि सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे जुड़ते हैं, जिसमें जीके और जीएस के साथ होते हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया जाता है कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो एक बार दबा के सभी लोग को शेयर करिए और सभी लोग को जोड़िए। आज के सेशन संधार सेशन होने वाले हैं। एक बार सभी लोग को शेयर करिए जल्दी से कि क्या होगा। जल्दी से शेयर करिए सभी लोगों को और उसके बाद जस्ट तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के सेशंस को देखने वाले हैं कि आज के सेशंस में क्या क्या है। और जब भी आप लोग जुड़िए अपने साथ कुछ दोस्तों को भी लेकर जुड़िए, क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोग ग्रुप डी से रिलेटेड इस सेशंस में स्टार्ट करते हैं, यानी ग्रुप डी की तैयारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस के उसको लेकर। तो चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन होगा उसमें आपको पोल मिले तो ठीक है, नहीं तो आज पोल नहीं दिया जाएगा। आज पोल नहीं रहेगा। सभी लोग को चैट बॉक्स में ही आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए सभी लोग चैट में आंसर करिए कि समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। समुद्र तरंग ऊर्जा, भूमि तापीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। बताइए कि पहला का आंसर क्या होगा। निम्न में से बताना है कि समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका क्या होगा। और मेरे भाई आप लोग समय से जुड़ा करिए, और जो लोग लगातार आज 21 दिन से जुड़ रहे होंगे उनमें अगर वे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाएं, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाएं, तो अपने आप में खुद को चेंजिंग महसूस करेंगे कि हाँ 21 दिन से जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ हमें चेंजिंग हुआ है। तो अगर लगातार आप लोग जुड़ते हैं और प्रैक्टिस सेट करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस बैंक है वॉल्यूम 4 तक जो आया है उसका अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सबों को मिलेगा कि हाँ हम में कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आया है। तो आप लोग हमेशा जुड़ते रहिए। चलिए, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। समुद्र में ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा, ये सारे के सारे जो होते हैं समुद्र में रहते हैं। मतलब कि जो समुद्र की ऊर्जा से जो हमें प्राप्त होता है, समुद्र में जो ज्वार आता है उससे, समुद्र तरंग में ऊर्जा जो समुद्र के तापीय ऊर्जा है उससे भी होता है। अच्छा, और इसमें देखिए समुद्र तरंग ऊर्जा था भूतापीय ऊर्जा, और इसमें भूमि कोई बात नहीं, तो भूतापीय यहाँ से हटा देना था। यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसमें कहाँ होगा। नाभिकीय ऊर्जा तो परमाणु जो होते हैं, जो एटॉमिक्स होते हैं, परमाणु भार जो होता है उसमें होता है। इसमें भी नाभिकीय, इसमें नहीं होगा, डी में होगा। सुनिए, समुद्री ऊर्जा या महासागरीय ऊर्जा जो होता है, समुद्र की लहर, ज्वार, लवणता और समुद्र के तापमान के अंतर द्वारा उत्पन्न होती है। ध्यान से सुनिएगा कि समुद्र में ऊर्जा या महासागरीय ऊर्जा जो होता है, समुद्र के लहरें, ज्वार और लवणता और समुद्र के तापमान में जो अंतर द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा से संदर्भित करती है। दुनिया में महासागरों में पानी की गति ऊर्जा का एक विशाल भंडार बनी होती है, जो बिजली घरों को, परिवहन उद्योगों को परिसंचालन के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ताकि समुद्र ऊर्जा का अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा आता है। अगर आपको ऊर्जा को देखना चाहें तो ऊर्जा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ऊर्जा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
ऊर्जा को हम दो स्रोतों में बांट सकते हैं, एक होता है परंपरागत स्रोत और दूसरा होता है गैर परंपरागत स्रोत, जिसे कि हम वैकल्पिक रूप भी कहते हैं। मतलब यह तो परंपरागत स्रोत है और यह गैर परंपरागत स्रोत है, जिसको कि वैकल्पिक रूप से हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। परंपरागत में जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा हम दो तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, जिसे वैकल्पिक है, यानी कि इसको वैकल्पिक रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जितने भी जीवाश्म हैं उनसे जो हम ईंधन प्राप्त करके जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसको जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम से, जो कोयला है और जो पेट्रोलियम पदार्थ है उससे। दूसरा है तापीय विद्युत से, जो तापीय विद्युत संयंत्र है उससे, जल विद्युत संयंत्र से जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट होता है, जैव मात्र जिसे बायोमास कहा जाता है, और पवन ऊर्जा। ये सारे के सारे जो आपके हैं ये परंपरागत स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र जो ताप के द्वारा हमें विद्युत संयंत्र मिलता है, जल विद्युत संयंत्र जो जल के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैव मात्र जो कि जीव जंतु के बायोमास से प्राप्त होता है, और पवन ऊर्जा। ये आपके क्या थे, परंपरागत है। जबकि गैर परंपरागत में देखिए सौर ऊर्जा, जो हम सनलाइट का प्रयोग करते हैं और कुकर सौर के रूप में पैनल में प्रयोग करते हैं, यह गैर परंपरागत या वैकल्पिक रूप से होता है। दूसरा है समुद्र के पास ऊर्जा, जो समुद्र के पास ऊर्जा होता है ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापमान। कौन कौन? समुद्र के प्राप्त जो ऊर्जा होता है, समुद्र के प्राप्त ऊर्जा कैसे होगी? या तो ज्वार ऊर्जा आ जाए, जब ज्वार भट्टा आता है उस समय, या उसमें जो लहरें चलती हैं तरंग के रूप में चलती उससे, या जो महासागर में तापमान होता है, क्योंकि आपको पता है कि ठंडी, कुछ महासागर ऐसे हैं जो कि ठंडी गर्म जलधाराएं और ठंडी जो जलधाराएं होती हैं उसका भी प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है समुद्र के पास जो ऊर्जा होता है, और दूसरा होता है भूतापीय। कहीं कहीं पृथ्वी का तापमान भी इतना गर्म होता है कि वहाँ से भाप के रूप में जल को भाप वाष्पित करके वहाँ से भी प्राप्त किया जाता है, और यह क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये सारे के सारे क्या है, वैकल्पिक रूप है, जबकि यह क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो आपसे पूछा था कि समुद्र के पास होता है तो कहेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापमान ऊर्जा। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पहले के आंसर हो जाएंगे। देखिए ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा, ये सारे के सारे समुद्र के पास यह ऊर्जा संचित होती है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? प्रकाश में विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फोटोवोल्टिक अभिक्रिया। दूसरा का आंसर करेंगे सभी लोग, दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। आज सभी लोग चैट में ही आंसर करेंगे, आज पोल नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को, आज आप लोग चैट में ही आंसर करेंगे। देखा जाएगा तो आप लोग को पोल दिया जाएगा, बशर्ते आप लोग चैट में उपस्थिति को दर्शाते रहिए। तो चैट में ही आंसर करिए। चलिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सब लोग बताएंगे कि जो सूर्य होते हैं उनमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो चलिए, सभी लोग चैट कर दिए, सभी लोग आंसर करिए। चलिए, अगर सूर्य में ऊर्जा के स्रोत की अगर बात कहा जाए तो सबको पता है कि जो नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? कहा जाता है कि दो हल्के परमाणु के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी तत्व के परमाणु नाभिक की रचना करते हैं, और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो स्रोत होता है वे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। अब पूछता है कभी कभी कि जो नाभिकीय संलयन होता है इसके अभिक्रिया होने में कितने सेकंड लगते हैं? तो इसकी अभिक्रिया होने में 10⁻⁻6 सेकंड लगते हैं। 10⁻⁻6 सेकंड जो होता है लगता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक हाइड्रोजन जो होता है, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो छोटे छोटे अणु से जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन में। जबकि जो यह नाभिकीय विखंडन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि एक बड़े नाभिक के अणु जो
एक बड़े नाभिक के अणु क्या होते हैं, दो छोटे छोटे अणु में क्या होते हैं, दो छोटे छोटे अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर यह क्या होता है, कई छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। मतलब कि नाभिकीय विखंडन मतलब कि एक बड़ा अणु कई छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, वहीं नाभिकीय संलयन में कई छोटे छोटे अणु जो होते हैं एक बड़े में सो जाते हैं। यह होता है नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय विखंडन जो कि परमाणु बम होता है, वे नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। और नाभिकीय विखंडन दो तरह से, एक नियंत्रित विखंडन, एक होता है अनियंत्रित विखंडन। जो नियंत्रित विखंडन होता है उसका हम प्रयोग जो होते हैं, उसका जो प्रयोग होता है हम बिजली जो उत्पादित करते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है, जबकि हम अनियंत्रित विखंडन का उपयोग बम बनाने में किया जाता है, जिसको कि नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन पे। कौन? नाभिकीय विखंडन पर। वहीं हाइड्रोजन बम की अगर बात कहा जाए तो वे नाभिकीय संलयन पे। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है। तारे में ऊर्जा का स्रोत भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन ही होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तीसरा नंबर। बताइए कि अर्धचालक क्या, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है, पीबी, एसएन, जीई, जीए और जीई। बताइए कि कौन सा अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि कौन एक अर्धचालक है। सभी लोग आंसर करेंगे कौन एक अर्धचालक है। आंसर करते रहिए, जल्दी से चैट में आंसर करिए सभी लोग। सभी लोग चैट करते रहिए। आज पोल नहीं दे रहे हैं, आज चैट में ही आंसर देख रहे हैं कितने लोग करते, चैट ही करिए। आज पोल नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। जल्दी से करिए। चलिए, अर्धचालक की अगर बात कहा जाए, आपसे पूछा है कि कौन सा अर्धचालक है, ठीक है, कौन सा अर्धचालक है, तो आपको पता है यह है पीबी। पीबी मतलब क्या, पीबी मतलब शीशा ना, एचजी पारा, पीबी शीशा। यह क्या है, टीन है। और यह क्या है, जीए जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जीए को क्या बोलते हैं, गैलियम। गैलियम। जबकि जो जीई होता है उसको जर्मेनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम। अगर आपको दिखाना चाहें कि कौन कौन से अर्धचालक हैं तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, जो सेमीकंडक्टर है, जो अर्धचालक है, देखिए अर्धचालक कहते हैं किसको हैं, तो सुनिए, जब किसी पदार्थ की विद्युत चालकता, जब किसी पदार्थ की विद्युत चालकता चालक से अधिक हो किंतु अचालक से अधिक, कर बोला कि जब किसी पदार्थ की जो विद्युत चालकता चालकों से कम, जो चालक है उससे कम और अचालकों से अधिक हो, उसे अर्धचालक कहा जाता है। मतलब कि जो चालक है उससे कम हो और जो अचालक, चालक क्या होता है, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वो चालक होता है। और जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो, उसको अचालक बोला जाता है। या तो बोला कि जो चालक है उससे कम और अचालक से अधिक, मतलब कि जिससे विद्युत नहीं पार हो रहा है उससे अधिक, और जिससे पार हो रहा है उससे कम जो होता है वे होता है अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। यह है आपके सेमीकंडक्टर। आप क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर को दो भागों में रहता है। मतलब कि जो अर्धचालक होता है दो रूपों में होता है, एक सिंपल होता है और दूसरा होता है कंपाउंड में। मतलब कि यह साधारण तरीके से रह सकते हैं और दूसरा जो होता है यौगिक के रूप में रह सकते हैं। मतलब कि यह जो होंगे यौगिक के रूप में होता है। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है, ये आपके
क्या सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है यह सिंपली रूप से होता है और इसका प्रयोग हम किसी के यौगिक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो आपका यह सिलिकॉन है, सिलिकॉन और जो आपका जर्मेनियम है, इसका उपयोग जो होता है सिंपली रूप से किया जाता है। क्या होता है? सिंपली रूप से। लेकिन जो यौगिक होते हैं, जैसे देखिए जो गैलियम होता है उनको आर्सेनिक के साथ रखा जाता है। देखिए यह है गैलियम, कहाँ है? गैलियम को किसके साथ रखा जाता है? आर्सेनिक के साथ रखा जाता है। तो यह होता है कंपाउंड। अब जो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जितने हैं आपके सभी के सभी क्या हैं? अर्धचालक हैं। देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, ट्रिलियम है, जस्ता का उपयोग भी किया जाता है, कैडमियम का भी, क्योंकि इन सब का उपयोग देखिए क्योंकि किसी के साथ प्रयोग करके किया जाएगा, ठीक ना। तो ये याद रखना है, मुख्यतः जो आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम हमेशा देता है, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है ये अर्धचालक के रूप में आता है, जबकि गैलियम भी प्रयोग में लाया जाता है लेकिन उसको कंपाउंड के रूप में लाया जाता है। और आपको जो दिखाई दे रहा है ऑप्शंस में, इसमें गैलियम भी है और जर्मेनियम भी है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली रूप से चूज करना होता है कि कौन सा होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है अर्धचालक के रूप में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं जर्मेनियम का, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। चौथे नंबर को आंसर करेंगे सभी लोग। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो प्रकाश के बल्ब होता है उसके फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एक बार जल्दी से आंसर करिए सभी लोग कि एक बल्ब बनाने में बल्ब का जो फिलामेंट होता है बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के, कॉपर के, टंगस्टन के या निकेल के? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा? और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप रेगुलरिटी मेंटेनेंस कर पाते हैं, अगर रेगुलरिटी आप मेंटेनेंस कर पाते हैं तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कहीं भी आप एक निश्चित रूप से रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, कहीं भी आप रेगुलरिटी को अगर मेंटेन करेंगे तो आप में विकास होना ही होना है। और किसी चीज़ के प्रति आपको फिक्स होना होता है कि हमको एक करना है, अपने लक्ष्य को साध के रखेंगे तो ज़रूर सफल होइएगा। तो लक्ष्य को बनाए रखें और अपनी हौसला को भी बनाए रखें और यह देखें कि क्या हमको पढ़ना है और किस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों को आने वाले दिनों में मिल सके। तो हम ग्रुप डी के एक अच्छे जितने भी सफल लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए तो उनके पीछे एक राज होता है और वो हर लोग बताते हैं कि सफलता का मात्र एक राज है। पहला कि रेगुलरिटी मेंटेन करना, दूसरा कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बेसिस पे उसको तैयारी करना, उस बेसिस पे उसका तैयारी को बनाए रखना। तो आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए और कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इनके बेस पे तैयारी को बनाए रखिए। तो चलिए सभी लोग को पता है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो सर सबको पता है नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत हीटर में, जो विद्युत हीटर होता है। और इसका प्रयोग हम लोग विद्युत हीटर के साथ साथ किस में, जो आयरन होता है, आयरन जो होता है उसमें प्रयोग करते हैं, जो कि विद्युत प्रेस होता है उसमें। जबकि टंगस्टन का उपयोग जो होता है विद्युत बल्ब में किया जाता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है टंगस्टन का। तो प्रकाश बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बनाया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है काफ़ी ऊंच होता है और टंगस्टन गर्म होने पर भी टंगस्टन गर्म होने पर भी गलता नहीं है। और टंगस्टन का गलनांक की अगर बात कहा जाए तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है। ठीक है, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह आप सबको पता है एक W होता है और इसका गलनांक ऊंच होने के कारण जो है इसका प्रयोग में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वें नंबर को, कि जो सड़कें और गलियों में जो प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंप को जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी समानांतर में या सिरे से सिरे को मिलाकर, सभी लोग इसका राइट आंसर 5वें नंबर का करेंगे।
जल्दी से आंसर करिए सभी लोग और ध्यान से आंसर करिएगा। और जो लोग पहली बार हैं भाई उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। भाई अगर आप लोग ना 1000 सब्सक्राइब करवा देते हैं, अगर हम लोग अगर 1000 के फैमिली बन जाते हैं तो हम लोगों का ऑप्शंस कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि यूट्यूब के द्वारा खोल दिया जाएगा। तो अगर हम लोग प्रयास करें 1000 फैमिली बनाने में, अगर आप सभी लोग प्रयास के साथ जुट जाएं तो 1000 फैमिली होने में हम लोगों को देर भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर 1000 वाले फैमिली हो जाते हैं हम लोग तो कुछ और ऑप्शन जो होता है यूट्यूब से खुल जाता है, जो कि हम लोगों को कम्युनिकेट करने में यानी एक दूसरे से बातचीत करने में आसानी होगी। तो आप लोग भी थोड़ा मदद करिए ताकि 1000 वाले फैमिली हम लोग बन सके डी एजुकेशंस। बाकी आंसर को करिए, बाकी लगातार हम लोग जुड़ते रहेंगे। चलिए, और आपसे पूछ रहा है कि जो सड़कें और गलियां होती हैं इसमें प्रकाश में यानी कि अंजोर करने के लिए लगाए गए लैंप को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? जो गलियों के प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंप को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और समानांतर क्रम का संयोजन यदि प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर का मान समान रहे तो वह प्रतिरोध का समानांतर क्रम में संयोजन होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ही इस प्रकार के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। और R1 R2 R3 डॉट डॉट ऐसे करके। तो आपसे पूछे कि जो सड़कों और जो गलियों में प्रकाशमय करने के लिए जो अब लैंप लगाए जा रहे हैं किस प्रकार के लगाए जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपको किस प्रकार के लगाए जा रहे हैं, तो ये समानांतर क्रम में लगाए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और आपको पता है कि समानांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, 1/में R1 इंटू 1/में R2 प्लस ऐसे करके। यदि आप एक गिलास में पानी के बर्फ को पूरी तरह से भरते हैं, ठीक है, और बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा? जल बाहर बहने लगेगा, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, जल स्तर को पूर्ववत बनाए रखेंगे, बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम भी हो जाएगा। तो आंसर करिए सभी लोग कि राइट आंसर्स क्या होगा। और भाई थोड़ा मेहनत आप लोग भी करिए अपने प्रति ताकि आपको सफलता मिलने में कोई परेशानी ना हो। और सफलता तभी मिलेगी जब आपका रेगुलरिटी मेंटेन होगा, रेगुलर जुड़ेंगे और किसी चीज़ पे विश्वास करेंगे। और आप सबों को पता है कि हम लोग इस चैनल पे ग्रुप डी के स्पेशल्स ही लेकर आ रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे तो आपके यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से कि आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एकमात्र सोर्स है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको हर वस्तु के लिए हर अलग अलग, क्योंकि अलग अलग चैनल पे अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग अभी फोकस हो गए हैं ग्रुप डी के लिए। अभी जब तक ग्रुप डी नहीं होता है, ग्रुप डी के लिए हम लोग पूरा फोकस हो गए हैं कि ग्रुप डी के रिलेटेड ही इस चैनल पे अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्रतिदिन जुड़िए। अगर आपको 1 लाख में अगर 1 लाख में एक सीट पक्का करना है तो आप लोग प्रतिदिन जुड़ते रहिए और अपनी हौसला को बनाए रखिए ताकि एक सीट 1 लाख में पक्का हो जाए। अगर इस बार नहीं होगा तो समझ जाना कि गधों से ज़िंदगी बेहतर हम लोगों की नहीं है। चलिए, यदि आप एक गिलास में पानी पूरी तरह भरी हो तो एक बर्फ पूरी तरह गल जाए तो क्या होगा? तो पता है, क्योंकि बर्फ गलने के साथ ही जल स्तर कम हो जाता है, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी या जल बाहर गिरेगी। तो क्योंकि जल ऑलरेडी क्या है, जब बर्फ को डालिएगा तो ऑलरेडी अपनी आयतन को घेरी हो चुकी, मतलब जितना उसको आयतन घेरना था वो घेर चुकी होगी। तो जो जल का स्तर होगा वह पूर्वोत्तर ही बना रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, सभी लोगों को पता है। चलिए, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, और ये आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। ये लगभग आज 21 सेटों में से लगभग हमको लगता है कि 5 से 6 सेट में आपको यह करा ही दिया गया है, तो इसको गलती नहीं करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि जो स्मॉल जी होता है किस पे, पृथ्वी के द्रव्यमान पे, गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पे, जी स्थिरांक पर या आर पे। इसको बताइए कि 7वां नंबर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मेरे भाई तू लोग भी एक मिशन पे लग जाता कि डी एजुकेशंस के जो फैमिली है उसको 1000 के पार फैमिली वाले पर ले जाते। हम लोग अभी 600 फैमिली यानी कि 500 फैमिली वाले हैं, हम लोग के पास 500 फैमिली डी एजुकेशंस में हैं। लेकिन अगर 500 और जुड़ जाते हैं, अगर 500 और लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोगों के पास जो डी एजुकेशंस का जो यूट्यूब चैनल है
इस पे क्या होगा कि और बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो कि खोल दिए जाएंगे, जिससे कि हम दोनों लोगों को कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से मिलने में फ़ायदा होगा। तो आप भी लग जाइए मिशन के साथ कि 1000 सब्सक्राइब को पूरा करवा दे, उससे आगे की ओर बढ़ जाए, ताकि हम लोगों को कम्युनिकेट कर पाएँ बढ़िया से, ताकि लाइव क्लास भी जा सके अच्छा से। क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं होकर प्रीमियर क्लास कराना पड़ रहा है। अगर लाइव क्लास होता तो हम दोनों लोग कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते, एक दूसरे से अच्छे से मिल पाते। आप जो बोल रहे हैं उसको, क्योंकि यह आपको जो दिया जा रहा है एक रिकॉर्डेड क्लास होता है, क्योंकि इसको प्रीमियर किया जाता है ताकि आप लोगों को लाइव क्लास का अनुभव हो सके। अगर लाइव क्लास में हम लोग जुड़ते तो और अच्छा होता। तो आज चलिए इसको देखते हैं। 7वें नंबर को सबको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का, क्योंकि स्मॉल जी इक्वल टू होता है GM/r²। स्मॉल जी बराबर GM/r²। और स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, जबकि बड़ा जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और m जो होता है वह पृथ्वी की जिस पिंड पर किसी वस्तु को, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में एक तो पृथ्वी होगा और कोई वस्तु क्या होगा, गिर रहा होगा। तो जो g होता है, m जो होता है, यह जो बड़ा m होता है यह पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो यह होता है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन तीनों बातों पे g का मान निर्भर करता है। और कहीं भी यह नहीं बता रहा है कि जो गिरने वाला वस्तु है उसके द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है या नहीं। यानी कि आप कितना बड़ा वस्तु है उसको पृथ्वी के पिंड पे गिरा रहे हैं, तो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि वह जो पिंड गिर रहा है कितनी भारी है या उसका द्रव्यमान कितना है। बशर्ते यह निश्चित करेगा कि जहां हम गिरा रहे हैं तो पृथ्वी का, वहां पे पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है और पृथ्वी की रेडियस क्या है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को किस बातों पे निर्भर करता है। तो हम लोगों का जो निर्भर होता है वह पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, नहीं कि गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पे बात करता है। तो कितना बड़ा वस्तु गिरा रहे हैं इस बात पर मैटर नहीं करता है कि कितना वस्तु कितना भारी है, यह पृथ्वी के द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और r पे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। 8वें नंबर में दो सतहों के बीच के सतह का अनियमितताएं हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर्षण होता है सर, आवेग होता है, तनाव होता है या बलागुण होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा। तो एक बार जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा, और जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से सभी लोग क्या होगा, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। दो सतहों के बीच का जो सतह है अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण, आवेग, तनाव या बलागुण। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए आंसर करिए सभी लोग। देखिए सर, अगर दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण, सबको पता है कि जब दो सतहों में अनियमितताएं होंगी, यानी कि इनमें नियमितताएं नहीं बनेंगी, तो उसके फलस्वरूप घर्षण उत्पन्न होता है। मतलब कि एक सतह खुरदरी हो और एक सतह चिकनी हो, और इसमें क्या हो रही अनियमितता, जब इसको एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, पकड़ बनेगा। और आपको पता है कि घर्षण एक प्रकार का पकड़ है, घर्षण क्या एक प्रकार की पकड़ है, और यह दो सतहों के बीच होता है। और दो सतहों में अनियमितताएं आएंगी, मतलब कि एक खुरदरी सतह हो और एक चिकनी सतह हो, तो जो इनमें अनियमितता आई, जो कि इसमें दो सतहों पे खुरदरी एक चिकनी होने के कारण जो उसमें अनियमितताएं आती हैं, उसके फलस्वरूप घर्षण का निर्माण होता है। और घर्षण कहा जाता है कि जब किसी वस्तु का घर्षण अधिक होगा, मतलब कि पकड़ अधिक होगा। और दो वस्तुओं का घर्षण कब अधिक होगा, जब दोनों वस्तु का क्या हो, अनियमितताएं ज़्यादा हो, यानी दोनों वस्तु क्या हो, खुरदरी हो। और दो वस्तु अगर एक दूसरे पर चिकनी सतह पे हो तो इन दोनों के बीच क्या होगा, घर्षण कम होगा। और घर्षण कम होगा, पकड़ ज़्यादा हो। जब घर्षण कम होगा तो पकड़ कम होगा, पकड़ कम होगा तो अच्छी तरह से क्या हो सकते हैं, हम लोग सरक सकते हैं। आता है ना कि जब पकड़ होगा तो बढ़िया से। तो आपसे पूछता है कि दो सतहों के बीच की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो सर घर्षण होता है, और कोई बहुत फूल बातें नहीं है। घर्षण होगा, पकड़ कह लगे घर्षण नहीं है, घर्षण एक रगड़ है। और यह भी पूछता है कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि घर्षण जो होता है अपने तापमान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारे के बातें आते हैं और ये सब होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को, किसका गलनांक बहुत निम्न होता है, आपको बताना है।
पोटेशियम का, सोडियम का, गैलियम का या बेरिलियम का, बताइए। यानी KNaGa बताइए किसका गलनांक बहुत निम्न होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सर किसका गलनांक निम्न होता है। तो एक बार जल्दी से आंसर कर ले सभी लोग, क्या होगा, कौन सा आंसर होगा इसका। तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग और देखते हैं कितने लोगों का सही हो पाता है कि किसका गलनांक बहुत निम्न होता है। तो जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से करिए सभी लोग। आंसर क्या होगा सर, चैट में करते रहिए, आज पोल नहीं दे रहे हैं। चलिए, और बात कहा जाए कि जो 9th नंबर है इसमें पूछ रहा है कि किसका गलनांक बहुत निम्न होता है। तो जो गैलियम होता है एक मुलायम और चमकीली धातु होती है। जो गैलियम होता है एक बहुत ही मुलायम और चमकीली धातु होती है। कैसे होती है, तो जो गैलियम होता है बहुत ही मुलायम और चमकीली धातु होती है। ये आपको बात याद रखना है कि जो गैलियम होता है एक मुलायम और चमकीली धातु होती है, ठीक है। और इसका गलनांक की अगर बात कहा जाए कि जो गैलियम होता है उसका गलनांक कितना होता है, 29 पॉइंट यानी कि 29.76 जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका गलनांक होता है, अर्थात अत्यंत निम्न होता है। इसका परमाणु क्रमांक सबको पता है कि जो गैलियम होता है इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वे होता है 31। तो ये याद रखना है कि निम्न से बहुत गलनांक किसका निम्न होता है, तो वे होता है गैलियम का, और कोई बात नहीं है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाती है। जब अभिक्रिया में 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाती है। क्लोरो क्षार अभिक्रिया, क्लोरो लवण अभिक्रिया, हॉर्लेट अभिक्रिया, बर्स अभिक्रिया। यह क्या है, एक नया क्वेश्चन है जिसको कि आप लोगों को देखने को नहीं मिला होगा। तो इसको देखिएगा कि क्या होगा। जब NaCl का घोल होगा अगर उसे से जो बिजली पास कराते हैं तो क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। चलिए, अगर बात कहा जाए कि जो वो अभिक्रिया जिसे 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाती है, तो उसको क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। NaCl है, इसको कहेंगे क्लोरो क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसको क्लोरो क्षार या क्लोरीन क्षार या क्षार क्षारीय क्या होता है। क्लोरो क्षार अभिक्रिया को क्लोरीन क्षार क्षारीय, जबकि क्लोरो क्षार अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया या क्लोरोक्लोरीन या क्षार क्षारीय अभिक्रिया कहते हैं। जब इसमें 10% NaCl का जलियन विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो NaCl क्या हो जाती है, वियोजित होने लगती है, यानी कि अपघटित होने लगती है, अलग होने लगती है। जब NaCl जब वियोजित होकर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, यह अभिक्रिया क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि आप सबों को पता है कि जब एक बीकर ले लिया जाए और इसमें NaCl का घोल हो, और आप सबको बताए होंगे कि यह होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पे प्लस चार्जेज, कैथोड पे माइनस चार्जेज। जो एनोड होगा, और आपको पता है कि एक है Na और एक Cl है, क्लोरीन पे ऋणात्मक होता है और सोडियम पे क्या होता है, प्लस होता है। जब क्लोरीन पे ऋणात्मक होता है तो जो सोडियम होता है वे किसके साथ सट जाएगा, तो जो एनोड होता है उस पर सट जाता है, जबकि NaCl जो होता है इसके साथ सट जाता है। तो आपसे पूछता है कि जो NaCl होगा इसमें किसकी प्राप्ति, क्योंकि NaCl में Cl क्या होगा, विमुक्त रूप से हो जाएगा, जबकि क्लोरीन सोडियम जो होगा वे जल में घुल जाएगा। तो जो प्राप्त होगा उसी को लेकर कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्लोरो क्षार अभिक्रिया है, क्योंकि इससे जो होगा क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा और जो सोडियम होगा वे जल में घुल जाएगा। तो आपसे पूछे कि NaCl में बिजली पास कराने से इसको क्या कहते हैं, कहेंगे क्लोरो क्षार अभिक्रिया,
कौन से क्षार अभिक्रिया? तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबको पता हो गया, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, कि बताइए N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा होंगे किसमें? अमोनिया में। बताना है कि अमोनिया में कितने होंगे। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? और सभी लोग बताएंगे कि अमोनिया NH2, अमोनिया में जो होता है NH2 N2H2 में, बताइए कि अमोनिया में क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए। और जो बात बोले उसको ध्यान में रखिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल है इसको 1000 से पार वाले फैमिली में बनाइए। जब 1000 से अधिक पार वाले फैमिली हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास को अटेंड कर पाएंगे और लाइव क्लास का आनंद ही कुछ और होगा। तो उसके लिए आप लोगों का भी प्रयास चाहिए। हम तो खुद मेहनत करते हैं। अगर 1000 के पार हम लोग हो जाते हैं, 1000 से बेसिक तुम लोग मत करना हो, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 1000 तक अगर फैमिली हम लोग हो जाते हैं तो लाइव क्लास जुड़ने का आनंद ही दूसरा होगा, क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेट सही से कर पाएंगे कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं उसका भी, और कैसे कैसे होगा। तो आप लोग एक ध्यान में रखेंगे कि जल्दी से जल्दी जो इस चैनल को 1000 से पार करिए ताकि हम लोग अच्छे से जुड़ सके। चलिए, अमोनिया की अगर बात कहा जाए तो सुनिए 60 नंबर की। अमोनिया के सूत्र कहा जाए तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है। जो नाइट्रोजन होता है और जो हाइड्रोजन होता है, इसमें द्रव्यमान हमेशा कितने अनुपात में होते हैं? तो जो इसके अनुपात होंगे, जो इनके अनुपात होंगे वे कितने होंगे? देखिए, नाइट्रोजन को पता है क्या होगा? नाइट्रोजन्स है तो नाइट्रोजन N2 है। अगर N2 को नाइट्रोजन तो 7 गुना कितना होता है? 14 इसका होता है। कितना होता है? 14। तो द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होता है। कितने अनुपात में होता है? 14:3, क्योंकि यह होता है NH3 और नाइट्रोजन का कितना हुआ? 14 और हाइड्रोजन का हुआ 3। तो 3, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, 3 के है तो क्या होगा? 3। तो इसका रेशियो क्या होगा? 14:3 होगा, क्योंकि यहाँ पे N2 और पूछा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है। तो सबको पता है जो NH3 होता है, अमोनिया क्या होता है? देखिए, यह है आपकी अमोनिया। अमोनिया है, देखिए अमोनिया में देखिए NH3 मतलब कि जो आपका यह है नाइट्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन, और 3 क्या है? हाइड्रोजन है। और इनके अनुपात निकालने के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक भार होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन इसके साथ कितने हैं? 3 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14:3 जो रेशियो होगा इसका होगा। तो आपसे पूछेगा कि जो अमोनिया है उसमें किस अनुपात में होता है, तो कहेंगे कि 14:3 में होता है। अगर अमोनिया गैस की बात कहा जाए कि जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस की खोज सबसे पहले 1771 में, कौन? 1771 में प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। और यह विभिन्न जीवों, पेड़ पौधे के सड़ने और ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली राख में पाई जाती है। अमोनिया गैस जो होता है विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु और पेड़ पौधे जो सड़ते हैं और जो ज्वालामुखी पर्वत से जो निकलने वाली राख में पाई जाती है, इसका उपयोग हम प्रतिकारक के रूप में या आइस फैक्ट्री में या रेयन बनाने में भी किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री में और रेयन बनाने के कार्य में भी अमोनिया गैस का। तो याद रखेंगे 1771 में प्रिस्टले ने किया था और यह 14:3 के रेशियो में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 11 नंबर का सी हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, SO2 में 0.6 अणु के सल्फर में कितने परमाणु मौजूद होंगे? सभी लोग 12 का आंसर करेंगे कि 12 का आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए। और जो इस सेशन के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ग्रुप डी की तैयारी से रिलेटेड कंटेंट लेके आ रहे हैं, ओनली फॉर ग्रुप डी, जिससे कि ग्रुप डी का हो पाए। जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक से कोई नहीं होगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम करने के बाद हम लोग फिर क्या होंगे, अगले तैयारी के लिए दूसरी चीज़ का तैयारी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों के लिए 1 लाख सीट में 1 सीट पक्का करना है, इसलिए हम लोग लगातार 21 दिनों से सुपर 25 सीट के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, जो लोग पहली बार जुड़े हैं। बाकी मेरे दोस्तों सभी लोग जुड़ ही रहे हैं, जो कि लगातार कंटिन्यू है। जो लोग लगातार कंटिन्यू है अपनी
खुद के परफॉर्मेंस में जब सेट बनाएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर बनाएंगे, तो खुद को अपने आप में चेंजिंग महसूस करेंगे कि हाँ हमें इस प्रैक्टिस सेट से कितना महसूस हुआ है। और अभी कमेंट में आंसर करेंगे जो लोग लगातार 21 दिन से जुड़ रहे हैं, अपने में कुछ चेंजिंग पा रहे हैं। जो लोग चेंजिंग पा रहे हैं वे लोग एस टाइप करेंगे, और जो लोग चेंजिंग अपने आप में नहीं पा रहे हैं वे नो टाइप करेंगे। और हम देखना चाहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप में चेंजिंग पा रहे हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यू होंगे तो अपने आप में साइंस को लेकर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हाँ हमने कुछ साइंस को जाना है। तो कितने लोग ऐसे हैं वो लोग एस टाइप करें। जो लोग को नहीं लगा कि हाँ इस सेशन से हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है वे नो टाइप करेंगे। देखते हैं कितने लोग करते हैं। आंसर भी करिए इसका क्या होगा 12 नंबर का। जल्दी से आंसर करिए 12 नंबर का क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। चलिए, आप सबों को पता है, आप सबों को पता होना चाहिए कि आप सबों को पता है कि जो 1 ग्राम अगर SO2 में अगर कहा जाए किसी भी 1 ग्राम के अणु में, 1 ग्राम जो अणु होंगे कितने होंगे, जो 1 ग्राम अणु होते हैं उसका 1 ग्राम जो अणु होंगे उसका जो भार होता है वे सबको पता है कितना होता है 6.023 गुणे 10 के पावर कितना 23 होता है। ठीक है, 6.023 गुणे 10 के पावर 23। और यह 1 ग्राम अणु में है, जबकि यह क्या है 0.06 अणु ग्राम में है। तो बस कुछ करना नहीं है, आप सिंपली 0.6 गुणे 6.023 इंटू 10⁻⁻23। अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तब निकल के आपको मिलेगा 3.613 गुणे 10 के पावर 23। और यह क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह कहाँ है 22 नहीं 23, तो क्या है यहाँ पे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 3.6 गुणे 13 और 10 के पावर 23 यह क्या हो जाए। क्योंकि 1 ग्राम में किसी भी अणु का जो में जो परमाणु मौजूद होते हैं वे होते हैं 6.023 गुणे 10 के पावर 23। और यह 0.6 में पूछा था तो 0.6 के लिए गुणा कर देंगे इसमें, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको बताना है कि CaOH2 के अणु में कितने अणु मौजूद होंगे। सभी लोग बताएंगे कि CaOH2 के अणु में कितने अणु मौजूद होते हैं, 7 गो, 4 गो, 6 गो या 5 गो। बताओ कितना होता है भाई मेरे। सभी लोग बताएंगे कि कितने अणु मौजूद हैं। जो ये आपका दिया हुआ है इसमें कितने अणु विद्यमान हैं, 7 गो, 4 गो, 5 गो या 6 गो। और आप लोगों को बता दें कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक से आपके जो परफॉर्मेंस है तब तक से आपके परफॉर्मेंस नहीं होगा। चाहे कितना हूँ चाकू फर किसी भी चीज़ को चाहे कितना हूँ रख न के लो, मतलब कि आप कितना हूँ पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी सफलता होने की चांसेस घटती जाती है। तो प्रैक्टिस पढ़ाई की एक रेगुलरिटी को बताता है कि प्रैक्टिस आप जितना भी किसी चीज़ की करिएगा, जितना भी आप प्रैक्टिस करिएगा उसका मास्टर होते जाइएगा। तो इसीलिए आप लोग हर रोज़ जुड़िए 25 के साथ, और आपके साथ जितने भी दोस्त जुड़ने वाले हैं, जितने ग्रुप डी से तैयारी करने वाले हैं आपके रिलेटिव में, आपके कहीं अगल बगल में, या आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बोलिए कि भाई तू भी प्रयास कर, तू भी मेरे साथ चल और तू भी क्या कर प्रैक्टिस कर, ताकि तेरा भी सफलता हो। 1 लाख सीट में 1 सीट तुम्हारा पक्का हो सके। तो पढ़ते रहिए और आंसर करिए। देखिए ये अणु की बात कर रहा है सर, अणु कुछ ना होता है, अणु खाली देखना होता है कि कैल्शियम कौगो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौगो है और हाइड्रोजन कौगो है। जो गो होगा गिन लो। देखो कैल्शियम कौगो तो कैल्शियम 1 गो, तो कैल्शियम का 1। ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ से देखो कोष्ट बंद करके 2 से गुणा किया है ना, तो इसका में भी गुणा होगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन में कौगो 2 गो, और हाइड्रोजन में भी गुणा है तो कहेंगे कि हाइड्रोजन में भी कितना 2 गो, तो 2 2 4 1 5, तो कितना होगा 5 होगा। गिनना होता है कि कितने अणु हैं इसमें। देखिए कैल्शियम के 1 अणु और ऑक्सीजन क्योंकि इसमें बंद करके 2 से गुणा किया है तो कहेंगे कि ऑक्सीजन के कितने अणु 2 गो और हाइड्रोजन के 2 गो अणु। तो कैल्शियम के 1 गो, ऑक्सीजन के 2 गो और हाइड्रोजन के 2 गो, तो 2 2 4 1 5
इसलिए इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार दे देता कि NaCl में बताओ कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो तो NaCl में कितना होगा, NaCl में कितना होगा बताओ, NaCl में कितना होगा सभी लोग बताएंगे। देखते हैं कितने लोग का आता है NaCl में कितना होता है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। सबको पता है कि NaCl में कितना होगा, तो Na को एगो और Cl का गो एगो, तो एगो एगो को गो दूगो, एगो एगो को गो दूगो, NaCl में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार आपको दे देता, क्या दे देता सर, इस प्रकार दे देता, एक और देता, प्रैक्टिस करते भाई, भागना मत, पढ़ते रहे, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा, क्योंकि आज Na2 एक है CO3, Na2CO3 में पूछेगा कि अणुओं की संख्या कितना है, तो बताओ जल्दी से, इसका भी कमेंट करो तो Na2CO3 में अणुओं की संख्या कितना है, तो गिनो जल्दी से और गिन के कमेंट में करो आंसर, जल्दी से करो तो देखते हैं चैट में। आज पोल नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को चैट में करना है, आज चैट चलाते रहना है। देखिए अगर कहे Na2CO3 में, तो सर Na2 के Na कौ गो है, 2 गो, तो कहेंगे 2 गो। कार्बन कौ गो है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऐसे बंद करके करता तो 3 दोनों में होता, लेकिन यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और कार्बन के कौ गो होंगे, कार्बन के होंगे एगो और ऑक्सीजन के होंगे 3 गो, तो 3 3 6 गो, तो कहेंगे इसमें अणुओं की संख्या कितना है, 6। अगर कोष्ठ बंद करके, अगर इस तरह करके और इसमें कुछ ऐसे कर रहा है NaCl और बाहर से 2 करेगा, मतलब कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, एगो तो फिक्स रहेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा आपको ग्रुप डी में, इसलिए इसका ध्यान में रखेंगे। आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर बताइए कि किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, मतलब कि आपको धातु को बताना है कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें नहीं है। ABCD आंसर करिए सभी लोग। भाई मेरे जुड़ते रहो भाई, जब तक ना पढ़ेगा तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ेगा जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा ऐश करेगा, नहीं पढ़ेगा जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी भी है और 1 लाख वैकेंसी में सीट की संख्या तो 1 लाख है ही, लेकिन फॉर्म की संख्या भी कोई कम नहीं है, तो फॉर्म बहुत अधिक है और पढ़ने वाले सभी लोग हो गए हैं। तब वो ज़माना गया कि फॉर्म डाल के किस्मत के भरोसे बैठ जाइए और आपका आंसर, मतलब कि आप सफल हो जाइएगा, यह आपका कहीं से होने वाला नहीं है। जितना मेहनत करोगे, जो मेहनत करेगा उसी का मिलेगा, बाकी बात तो देखेंगे। सर आइए, धातु के पूछा है ना, तो आपको पता है ना कि देखिए एक होता है धातु, और धातु कहा जाता है कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 और 3 हो, और 6 5 और 7 हो, ठीक है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 दिखाई देगा यह धातु के श्रेणी में होगा, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 दिखाई देंगे यह अधातु के कक्षा में होगा। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ग्रहण करते हैं, जबकि धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, जबकि यह इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जो देगा वे धातु हो जाएगा और जो लेगा अधातु हो जाएगा। तो धातु किसके, तो जिनके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 दिखाई दे रहे होंगे धातु, और धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, मतलब अधातु का होगा तो 5 6 7 दिखाई देगा। देखो कि तो 5 नहीं तो 6 नहीं तो 7, देखो किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, मतलब ये धातु है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 दिखाई दे रहा है, वो धातु है, और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 दिखाई दे रही हो है, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में कितना दिखाई दे रहा है, 6 गो, और 6 गो वाला होगा तो क्या कहते हैं, इसको अधातु कहते हैं। क्या होगा, अधातु कहते हैं। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 दिखाई दे उसको उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो 1 2 3 कहेगा, 1 2 3 धातु होगा, 5 6 7 अधातु होगा, और जो 4 होगा उसको उपधातु कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3, मतलब यह एल्यूमिनियम का है 13, यह है सोडियम का 11, और यह है लिथियम का 3, और यह क्या है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन एक क्या है, अधातु होता है, जबकि यह एल्यूमिनियम धातु, सोडियम धातु और लिथियम भी धातु है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, और इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, यहाँ से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर सबको पता हो गया कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, और क्योंकि यह क्या है, अधातु है। बाकी के सारे क्या है, धातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर।
कि किसे एक तत्व के भार की तुलना एक मूल विशेषता माना जाता है। जो तत्वों के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या या अवोगाड्रो संख्या। सभी लोग 15 का आंसर करेंगे कि क्या होगा। कौन है जो एक तत्व के भार के तुलना में एक मूल विशेषता है? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। चलो भाई आंसर करो सभी लोग, सभी लोग आंसर करी जा। चलिए, एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है तो परमाणु क्रमांक का। किसी तत्व के भार के तुलना में, जो भार होता है उसके तुलना में एक मूल विशेषता किसको माना जाता है तो परमाणु क्रमांक का। क्योंकि पहले आपको पता है कि तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास जो था उनके परमाणु भार पे किया गया था, जो परमाणु द्रव्यमान है उस पे किया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उनको परमाणु क्रमांक पे दिया गया। तो कहा गया कि तत्वों के भार के तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है उसको परमाणु क्रमांक को। किसको? परमाणु क्रमांक को। क्योंकि किसी के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक के तत्व के भार के तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसके आधार पर परमाणु की पहचान मिल पाती है, यानी कि पहचान मिलती है। तो क्या कहें, किससे भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है तो सर जी कहेंगे कि यह परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विसरण के बारे में क्या सही नहीं है? सभी लोग आंसर करेगा कि विसरण के बारे में क्या सही नहीं है। गैसों के विसरण के दर उनके आयतन पर निर्भर करते हैं। विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं। गैस के विसरण का दर ठोस और द्रव के तुलना में अधिक होता है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ का कण लगातार गतिमान अवस्था में है। सभी लोग आंसर करेंगे। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? करिए आंसर कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। आंसर करिए 16 का। भाई मेरे बात को ध्यान में रखेंगे। आज जो वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है, लाइक भी कर दो। और जो पहली बार जुड़े हैं भाई सब्सक्राइब भी करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करो, और नहीं लगता है अच्छा तो डिसलाइक वाला बटन ये काट कर दो, टिप दो। और नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक वाला बटन और टिप दो। तो तू लोग सुनने में तो रह जाता, ठीक है सुनो, लेकिन जब जुड़ो उसी तरह समय लाइक कर दो। क्योंकि जो हर रोज जुड़ते हैं उसको तो पता ही होता है, जो पहली बार जुड़े हैं वो वीडियो देख के लाइक करेंगे। आज जो हर रोज जुड़ते हैं उनको तो पता है कि कैसा होता है, तो पहले ही लाइक कर दें। आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो पूरा वीडियो देख ले शुरू से अंत तक, उसके बाद लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें, ठीक है। और ऐसे सेट बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, सच बताते हैं कि बहुत सारा मेहनत लगता है आप लोगों के लिए जुटाना, क्वेश्चंस को एकत्रित करना, उसको बनाना, बना के फिर ले आना कि कौन कौन से क्वेश्चन होता है, कौन किसको दिक्कत हो सकता है। इस बातों को ध्यान में रखकर भाई थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो इस फैमिली को 1000 से पार कर दिया जाए, ताकि हमारा भी मन होता है कि हम सामने से एक दूसरे से क्या हो सके, इंटरेक्ट हो सके पढ़ाते समय। तो 1000 से पार वाला फैमिली को जल्दी से बनवाइए ताकि हम लोग जल्दी से 1000 पार हो। अगर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम लोग 12 लोग हैं, अगर 12 लोग में से हर लोग 10-10 सब्सक्राइब भी किसी के उठाकर कर देते हैं, किसी से उठाकर कर देते हैं, तब पर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक बार 1000 फैमिली के पार करो, 15 ही लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ना है, कोई जरूरी ना है कि 1000 लोग आके पढ़वे करेगा। लेकिन 1000 सब्सक्राइब होने के बाद ही एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट हो पाएंगे। तो एक बार भाई मेहनत करो और करा दो। चलो आते हैं आंसर की ओर। तो कहा कि कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं कौन कौन सही है। देखिए विसरण का कण जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। सबको पता है कि किसी भी गमन, किसी चीज का गमन जो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई मतलब कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। किसी का भी प्रवाह
उच्चका से निचका की ओर होता है, यानी कि विसरण का कण भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ये बात क्या एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। सी कह रहा है कि गैसों में विसरण का दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। सही बात है कि जो गैस होता है इसमें विसरण, आप कहता है ना विसरण क्या कहता है कि उसमें क्या होता है, घनत्व में अंतर रहते हुए भी किसी भी दो पदार्थ या दो गैसों के बीच घनत्व में अंतर रहते हुए भी एक दूसरे से मिलकर क्या होते हैं, घुल मिलकर आगे की ओर बढ़ते हुए विसरण में होता है। तो जो गैस का विसरण दर होता है सबसे अधिक होता है, उसके बाद होता है द्रव का और ठोस का। तो बात दम सही बोला है कि जो गैस का विसरण दर होता है ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, दम परफेक्ट, यह सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ का कण लगातार गतिमान अवस्था में, ये भी बात सही है कि विसरण का कण तभी होगा जब वो लगातार क्या हो, गतिमान अवस्था में हो, गति अवस्था में हो, वो स्थिर होगा, तो विसरण का गुण कहाँ से होगा। यह तीनों के तीनों बात सत्य हैं। जबकि वो बोल रहा है कि गैस का विसरण दर उनके आयतन पे निर्भर करता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो उनके आयतन होंगे उसी पे निर्भर करेंगे, तो यह नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों होगा ए बी सी। तो इसलिए इसका राइट आंसर पूछा कौन नहीं है, तो कहेंगे कि जो ए ऑप्शन है वे नहीं होंगे। आते हैं 17 नंबर की ओर, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होगा। पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताना है कि जो निष्क्रिय पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, जो पीएच मान होता है, इसका मान कितना होता है। 7 होता है, 14, 7 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 5 होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, तो फटाफट से सभी लोग आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, तो जल्दी से करिए सभी लोग, देखते हैं क्या 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 आंसर होता है, सभी लोग देखें। चलिए, निष्क्रिय विलयन का अगर पीएच मान का है, जो निष्क्रिय विलयन होगा इसका पीएच मान कितना होता है। सबको पता है कि 7 जो होता है वह उदासीन होता है, 7 से 6 5 4 3 2 1, ए होता है अम्लीय, ए होता है अम्लीय यानी एसिडिक, और 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 यह क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आपसे पूछा पीएच मान का उदासीन होता है 7, जबकि 4 और 6 5 ये सारे के सारे क्या हैं, अम्लीय होते हैं। तो पीएच मान किसका निष्क्रिय होता है, कौन सा विलयन सामान्य होता है, तो वे जो 7 होता है वे होता है। आते अगले क्वेश्चन की ओर सर। 18 नंबर बताना है कि पित्त का कार्य कहा जाता है। जो पित्त होता है वे कार्य करता है पायसीकरण करने में, अन्न चयन करने में, निस्तायन करने, ऑक्सीकरण करने में। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग और देखते हैं क्या क्या आंसर होता है। भाई मेरे, जिस दिन अच्छा क्वेश्चन होता है उसका डिस्कशंस भी उसी प्रकार होता है। कल के क्लास जल्दी समाप्त हो गया था क्योंकि कल के क्लास में डिस्कशन करने लायक कोई क्वेश्चन उतना था नहीं। जिस दिन डिस्कशन करने लायक क्लास होता है उसका डिस्कशन करते हैं और भरपूर डिस्कशन होता है, तो उस दिन मत भागिए, क्योंकि जिस दिन कम होता है उस दिन कम हो पाता है और जिस दिन अधिक होता है उस दिन अधिक करने का प्रयास किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि जो पित्त का कार्य है क्या है, पायसीकरण करना। क्या करना है बताइए जल्दी से। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। चलिए जल्दी से आंसर करिए। तो आप सबों को पता है कि जो पित्त का कार्य होता है वे आपके पायसीकरण करना होता है। क्या होता है, पायसीकरण करना होता है। जो पित्त होता है वह करता है, क्योंकि आपको पता है कि यकृत के सहायक पाचन ग्रंथि, जो यकृत जो होता है सहायक होता है पाचन ग्रंथि है जो पित्त के उत्पादन करता है। ठीक है, पित्त का उत्पादन करता है और पित्त एक क्षारीय यौगिक होता है जो कि वसा को टूटने में मदद करता है, मतलब कि जो वसा होता है उसको तोड़ने में मदद करता है और मदद करता है जो लिपिड के पायसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड जुड़ जाते हैं। तो कुल मिला के यही है कि आपसे पूछता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, जबकि इसका स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। यकृत या लीवर से होता है, जिसमें कि एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त क्या है, क्षारीय द्रव है और यह क्या करता है, वसा को तोड़ने में मदद करता है, यानी कि पायसीकरण करने में मदद करता है।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी लोग को पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? सभी लोग बताएंगे कि यह कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो 6 कार्बन अणु होते हैं, जो ग्लूकोज वाला 6 कार्बन अणु जो होते हैं, कितने कार्बन अणु में विघटित हो जाते हैं? सभी लोग इसके आंसर करेंगे, क्या होगा? सभी लोग करेंगे। 19 नंबर का आंसर करिए चैट में, देखते हैं कौन कौन से आंसर कर पाते हैं इसका। चलिए 19 की अगर बात कहा जाए, 19 नंबर के आंसर की अगर बात कहा जाए कि ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह 6 कार्बन परमाणु के जो कार्बन अणु होते हैं वे 3 कार्बन अणु में टूट जाते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो 6 कार्बन परमाणु होते हैं वे कार्बन के 3 अणु में टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं, स्वैच्छिक मांसपेशी विद्यमान होता है। आपको बताना है स्वैच्छिक मांसपेशी विद्यमान होता है जिगर, हाथ, फेफड़ा, हृदय। आंसर करेंगे सभी लोग कि जो स्वैच्छिक मांसपेशी होता है विद्यमान होता है जिगर में, हाथ में, फेफड़ा में या हृदय में। सभी लोग आंसर करिए कि स्वैच्छिक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, स्वैच्छिक मांसपेशी कहा जाए ना कि अपनी इच्छा के अनुसार उस मसल्स को हिला सके। स्वैच्छिक मांसपेशी उस मांसपेशी को कहेंगे जो कि आपके इच्छा के अनुसार जो आपका मांसपेशियां हैं उसको हिला सके। जैसे कि हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ की जो मांसपेशियां होंगी, जो हमारे हाथ की मांसपेशियां होंगी उनको क्या कर सकते हैं, हम सिंपली रूप से हिला सकते हैं। क्योंकि जब मेरा हाथ मन करेगा तब हिला लेंगे। मेरा मतलब कि आपको एक पहचानने का स्वैच्छिक मांसपेशी का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जितने भी हड्डी के साथ आपके मसल्स लगे हैं, जितने भी हड्डी के साथ आपके मांसपेशी लगे हैं, ये सारे के सारे आपके स्वैच्छिक मांसपेशी हैं। तो देखिए, हृदय ये तो खुद ही कार्डियल हृदय मांसपेशियां होती है तो अलग बात है। जिगर और फेफड़ा, क्योंकि जिगर और फेफड़ा को हम अपने इच्छा अनुसार नहीं हिला सकते हैं। जो हृदय के मांसपेशी है और जो फेफड़े के मांसपेशी हैं हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं हिला सकते हैं, लेकिन हाथ के मांसपेशियों को जब मन करे, स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक मांसपेशी है, जब करे तब मन करे हिला लेंगे। तो जो मेरे मन की हो, जो अपने बस की मांसपेशियों को, एक बात और याद रखिए कि जितने भी मसल्स हड्डी के साथ जुड़े होंगे आपके स्वैच्छिक मांसपेशी होते हैं। तो स्वैच्छिक मांसपेशी के सुनिए, स्वैच्छिक मांसपेशी को रेखीय पेशी, ध्यान से सुनिएगा, यह क्वेश्चन बना है सर इसलिए बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना है। पहला तो स्वैच्छिक को ही रेखीय पेशी बहुकेंद्रीय तंतु द्वारा बनी होती है। स्वैच्छिक मांसपेशी जो होता है, स्वैच्छिक मांसपेशी को रेखीय पेशी या बहुकेंद्रीय तंतु के द्वारा बनी होती है। यह पेशी हाथ में, पैर में, गर्दन आदि में पाई जाती है, जबकि अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं आपके अरेखित पेशियां हैं। यह रेखित नहीं होती, कैसी होती है, आरेखित पेशियां होती हैं। और यह कहाँ, नेत्र के आइरिस में, वृषण में, आहार नाल में, मूत्राशय में, जिगर में, फेफड़ा में इत्यादि में पाया जाता है। ये सारे के सारे क्या, अनैच्छिक मांसपेशी है। ऐच्छिक मांसपेशी सिंपली रूप से याद रखिए, जो ऐच्छिक मांसपेशी जिसको कि हम अपने मन से हिला सके और हड्डी से जुड़ा हुआ जितने भी मसल्स होंगे वे सारे के सारे आपके ऐच्छिक मांसपेशी में आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो हाथ हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका डिस्कशंस बनता है तो देख लेते हैं, शायद डिस्कशंस इसका लायक है, नहीं हो पाया है शायद। तो इतना याद रखिए कि जो ऐच्छिक मांसपेशी होगा, कभी बता देंगे कि क्या क्या होता है स्वैच्छिक मांसपेशियों में। तो पहला ये 3 बात याद रखिए कि स्वैच्छिक मांसपेशी को रेखित पेशी कहा जाता है और यह क्या होता है, बहुकेंद्रीय तंतु होता है। तो आपसे पूछता है कि स्वैच्छिक मांसपेशी एक रेखीय होता है और बहुकेंद्रीय होता है। 3 बातों को याद रखिए, स्वैच्छिक मांसपेशी को रेखीय मांसपेशी कहा जाता है और यह बहुकेंद्रीय होता है। जबकि अनैच्छिक मांसपेशी जो होगा, जबकि इच्छा अनुसार नहीं होगा, उसको अरेखित पेशी कहते हैं।
जो इच्छा में होगा रैखित, जो इच्छा में नहीं होगा अरैखित, जो इच्छा में होगा रैखित के साथ बहुकेंद्रीय होगा, जो इच्छा के अनुसार नहीं होगा अरैखित होगा, अरैखित में बहुकेंद्रीय नहीं एक केंद्रीय होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? बताना है कि कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, मतलब कि कौन सा एक अनुवांशिकी रोग है। थैलेसीमिया, रतौंधी, एनीमिया और कैंसर। बताइए कि कौन सा एक रोग है जो कि अनुवांशिक रोग है। 21 का आंसर करेंगे। बताइए कि कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है, मतलब कि आपकी अनुवंशिकता से ही मिलता है, मतलब कि आपके माता पिता में हो या आपके कोई पूर्वजों में है तो क्या होता है आप में ऐसे देखने को मिलता है। रतौंधी क्या एक अनुवांशिकी रोग है? कैंसर क्या आपके एक अनुवांशिकी रोग है? एनीमिया या थैलेसीमिया, बताइए कौन सा एक अनुवांशिकी रोग है जो कि हो सके कि आपके फादर या मदर की हो, यानी कि पापा या मम्मी की हो, उससे क्या होता है अनुवांशिक, मतलब कि आपके अनुवांशिकता से प्राप्त होता है, आपके अनुवांशिकी के रूप में प्राप्त होता है। बताइए कौन सा है? थैलेसीमिया है, एनीमिया है, रतौंधी है, कैंसर है। तो सबको पता है सर कि जो थैलेसीमिया होती है, थैलेसीमिया एक बीमारी होती है और थैलेसीमिया जो बीमारी होती है एक अनुवांशिकी रोग होता है, अनुवांशिकी विकार होता है। यह बच्चों को माता या पिता से, यह जो बच्चों को माता या पिता से मिलता है, माता या पिता के से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग होता है। थैलेसीमिया को ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिकी विकार कहते हैं, ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिकी विकार कहते हैं। यह तब होता है जब उनके जनकों के जो होते हैं, जनक जो होते हैं, संतति में तभी प्रवेश करते हैं जब दोनों जनक जीन वाहक होते हैं, मतलब दोनों के जनक जो होते हैं जीन वाहक होंगे। और थैलेसीमिया रोग में क्या होगा ना कि अगर आपकी कहीं कट जाए तो आप इसे दबा देते हैं तो थक्का जम के आपका ब्लड रुक जाता है, लेकिन थैलेसीमिया में हो जाने के बाद आपका जो होगा, आप अगर कट जाएगा तो आप उसको फिर से दबाने पर नहीं, माने कि जम नहीं सकता है जल्दी से। तो यह क्या होता है, अगर कट फट जाएगा तो जल्दी जमेगा नहीं। तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी विकार है और यह इसके वाहक जो होते हैं, मतलब कि जिससे मिलता है वे होते हैं माता पिता। इसी के साथ 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। टैकीग्लोसस के बीच संयोजक कड़ी माने जाते हैं, यानी कि टैकीग्लोसस किन के बीच के संयोजक कड़ी माने जाते हैं? बताइए। उभयचर और सरीसृप के, पक्षी और स्तनधारियों के, सरीसृप और पक्षियों को, तो सभी लोग 22 का आंसर करेगा। 22 के आंसर करिए सभी लोग। सर इसका क्या होगा कि जो टैकीग्लोसस, याद रखिएगा टैकीग्लोसस किसके बीच का? सरीसृप और स्तनधारियों का, सरीसृप और पक्षियों का, या पक्षी स्तनधारियों का, उभयचर और सरीसृपों का? सभी लोग बताएंगे। टैकीग्लोसस को एकिडाना भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको एकिडाना कहते हैं। क्या कहते हैं? एकिडाना कहते हैं। बताइए, अब बताइए। चलिए, अगर कहा जाए कि जो टैकीग्लोसस जिसे एकिडाना कहा जाता है, यह सरीसृप और स्तनधारी वर्गों के बीच का क्या है? जंतु है। मतलब कि किसके बीच का कड़ी पूछे कि एकिडाना या टैकीग्लोसस किनके बीच का है, तो सरीसृप और स्तनधारियों का होता है। एकिडाना की अगर बात कहा जाए तो जो एकिडाना स्तनधारी वर्ग की प्राणी है, एकिडाना जो होता है सरीसृप, जो स्तनधारी वर्ग होता है उसके प्राणी होते हैं जो अंडे देते हैं। इन्हें कार्योडेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए डक बिल्ड प्लेटिपस, इनके पास स्तनधारी के लक्षण जैसे बाल, स्तन ग्रंथि और डायफ्रेम तथा सरीसृप के जैसे लक्षण अंडा योग तथा अंडे के खोल से संबंधित है। मतलब कि जो एकिडाना होता है, डक ब्लेडिपा, तो आपको याद रखना है, सिंपल रूप से ध्यान से सुनो कि जो एकिडाना है या टैकोग्लोसस जो है, ग्लोसस है, किनके बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है?
किसके बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है, तो वे होता है सरीसृप और स्तनधारी के बीच का जो होता है यह कड़ी माना जाता है। तो पूछे कि एकीडाना किसके बीच का है, तो यह सरीसृप और स्तनधारी के बीच का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो एकीडाना होता है, जो एकीडाना जो टैकीग्लोसस होते हैं, ये आपके सरीसृप और स्तनधारी, क्योंकि यह स्तनधारी के जैसे, यह स्तनधारी के का डेटा संघ में रखे गए हैं, और जो स्तनधारी होते हैं स्तनधारियों की तरह इनमें क्या होता है, बच्चों को पोषने का, जैसे कि स्तनधारी की तरह इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें बाल होता है, स्तन ग्रंथि बाल और स्तन ग्रंथि इत्यादि पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथि डायफ्रेम इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सरीसृप के गुण क्या पाए जाते हैं, तो यह क्या सरीसृप मतलब रेपिटिलिया के जैसे यह अंडे देते हैं, अंडे में ओक होता है, खोल होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके रेप्टिलिया के गुण में, माने सरीसृप के रेप्टिलिया गुण में। तो आपसे पूछे कि टैक्योग्लोसस किसके बीच का संयोजक कड़ी है सर, तो कहेंगे कि सरीसृप और स्तनधारी के बीच का संयोजक कड़ी है। आते हैं 23 नंबर, जंतु का सबसे बड़ा समूह कौन है। यह सबसे फेमस क्वेश्चन है और यह कल भी था, आज भी यह क्वेश्चन बना है कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ किस संघ को कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, कमेंट में क्या होगा कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन होता है। नेमेटोडा, अर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का। बताइए क्या होगा कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिए, अगर जंतु के सबसे बड़े समूह की अगर बात कहा जाए कि जो जंतु होता है इसके सबसे बड़ा समूह कौन है, तो सभी लोगों को पता होता है कि जो जंतु का सबसे बड़ा समूह होता है वे होता है अर्थ्रोपोडा संघ। कौन होता है, अर्थ्रोपोडा संघ। अर्थ्रोपोडा संघ जो है पृथ्वी पर जो जंतु जो अर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी जो होती है पृथ्वी पर लगभग 2/3, मतलब कि 2/3 जो होता है, मतलब 300 में से मान लीजिए कि 200, मतलब कि 2/3 मात्रा में पाई जाती है। और इनके सिर जो अर्थ्रोपोडा संघ होते हैं इसमें सिर, वक्ष और उदर में बांटे होते हैं। सिर, वक्ष और उदर में क्या होते हैं, बंटे होते हैं। और शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना मिलती है। यह प्रायः सभी खंडों में, पार्श्व में, अधिसंयुक्त शंख में और सिर पर 2 खंड के रूप में, संयुक्त नेत्र के रूप में होते हैं। तो ये बहुत सारे बातें होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ अर्थ्रोपोडा होता है और जितनी भी जंतु होते हैं उसके 2/3 संघ के जो अकेले क्या अर्थ्रोपोडा संघ का है। इसमें क्या आता है, तिलचट्टा आता है, सबको पता है कि तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली इत्यादि सब सारे के सारे जो कीट आते हैं सब अर्थ्रोपोडा संघ के हैं। ये सारे के सारे मोलस्का में सबको पता है कि जो मुलायम मोला होता है, घोंगा, सिपा इत्यादि आता है। एनिलिडा में केचुआ उचुआ आता है। ठीक है, अब आते हैं अगले। फाइटोक्रोम एक प्रशांत रूप है P66 का, यानी कि P660, P760, P730 या P630। सभी लोग 24 का आंसर करेंगे कि क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फाइटोक्रोम एक प्रशांत रूप है किसका, P66 का, P760 का, P730 का या P630 का। सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी से करिए आंसर। और यह क्या था, 24 नंबर क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन बहुत जानदार है और डिस्कशन तो होना था, इसलिए आज का डिस्कशन बनेगा। चलिए, अगर फाइटोक्रोम की सर अगर बात कहा जाए तो फाइटोक्रोम जो होता है, फाइटोक्रोम P66 होता है। फाइटोक्रोम जो होता है, फाइटोक्रोम P660 को फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। अब कहिए कि फाइटोक्रोम क्या होता है, तो फाइटोक्रोम पादप में पाए जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक होता है, मतलब कि प्रकाश को ग्रहण करने वाला एक वर्णक होता है। P660 प्रकाशग्राही एक वर्णक होता है जिसे P66 कहा जाता है। मतलब कि P660 जो होता है एक प्रकाशग्राही वर्णक होता है और यह प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम जो लाल और रक्त कण जो प्रकाश होता है उसके प्रति संवेदनशील होता है। और कई पुष्प पौधे इसका उपयोग प्रकाशीय अवधि के आधार पर पुष्पन के समय नियंत्रण हेतु करते हैं। तो आपसे पूछे कि P660 फाइटोक्रोम के एक अंतर परिवर्तनीय रूप है।
जो 660 है फाइटोक्रोम का क्या एक अंतर परिवर्तनीय रूप है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि फाइटोक्रोम क्या है, तो यह एक प्रकाशग्राही वर्णक है, मतलब कि प्रकाश को ग्रहण करने वाला एक वर्णक होता है सर। तो P660 फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। इसी के साथ आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जल का संवहनीय प्रणाली में पाया जाता है। जल संवहनीय प्रणाली पाई जाती है समुद्री खीरा में, समुद्री फूल में, समुद्री पिचक में या अश्वमीन में। तो सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन होगा और आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। जो लास्ट तक जुड़ेगा उसी को श्योर है कि फ़ायदा है, जो बीच से छोड़ के भाग जाएगा उसको क्या मिलने वाला है कि फाइटोक्रोम 660 क्या है। तो आप लोग लास्ट तक जुड़ते हैं, तो जो लास्ट तक जुड़ेंगे उसी को फायदा होगा। तो जुड़िए, तो शुरुआत पहले जुड़ जाइए और लास्ट तक जुड़े रहिए। और यह है जल संवहनीय प्रणाली में पाई जाती है किसमें, समुद्री खीरा में, समुद्री फूल जिसे एनीमोना, समुद्री पिचक, समुद्र पेन और अश्वमीन जिसे कहते हैं। तो बताइए 25 का क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। जल के संवहन प्रणाली में पाई जाती है किसमें, तो सबको पता है समुद्री खीरा। जल संवहनीय प्रणाली समुद्री खीरा में पाई जाती है, जो कि किस संघ का है, समुद्री खीरा। तो इकाइनोडर्मेटा संघ का होता है समुद्री खीरा। यह जल संवहन तंत्र यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी की विशिष्ट लक्षण होता है, इसके माध्यम से श्वसन, गमन इत्यादि किया जाता है। तो पूछे कि जल संवहन प्रणाली किसमें पाई जाती है, तो जो समुद्री खीरा है और यह इकाइनोडर्मेटा संघ के होते हैं। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चंस यानी कि आज के 25 क्वेश्चन, और यह सुपर 20 का सेट नंबर 21 का लास्ट क्वेश्चन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को जुड़ने के लिए डी एजुकेशन से, और शुरू से लास्ट तक देखने के लिए। जो व्यक्ति लास्ट तक देखा होगा उसको श्योरली है कि कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा और ग्रुप डी में बढ़िया स्कोर कर सकता है। तो चलिए, आप सबों को जुड़ने के लिए डी एजुकेशन से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह सेट नंबर 5 के साथ। जीके जीएस का जो सेट है 8 बजे सुबह मिलते हैं, और अगले रात में कल सुबह सभी लोग मिलेंगे 8 बजे सुबह जीके जीएस के साथ। इसी के साथ सभी लोग को गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।